टेक्सास के बोका चिका लॉन्च पैड से उड़ते आग और धुएं के गुबार ने उस सुबह का दृश्य कुछ ऐसा बना दिया मानो पृथ्वी से अंतरिक्ष की लड़ाई छिड़ गई हो। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा विकसित किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप अपने परीक्षण के दौरान विस्फोट के साथ समाप्त हो गया। ये मिशन केवल 8 मिनट में ही असफल हो गया जब सुपर हैवी बूस्टर और स्टारशिप यान अलग होने के बाद नियंत्रण खो बैठे और फिर दोनों ध्वस्त हो गए। अंतरिक्ष क्षेत्र में मस्क की महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है और ये परीक्षण उनकी उसी साहसिक यात्रा का हिस्सा है। एलन मस्क की कार्यशैली पारंपरिक अंतरिक्ष एजेंसियों से बिल्कुल भिन्न है, जहां सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे नासा, इसरो या ईएसए सालों की जांच परख के बाद ही कोई मिशन लॉन्च करती हैं। वहीं स्पेस एक्स की रणनीति तेज फेल हो जल्दी सीखो पर आधारित है। ये दृष्टिकोण सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप कल्चर से प्रेरित है, जिसमें प्रयोगशीलता को प्राथमिकता दी जाती है। विफलताएं स्पेस एक्स के लिए सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। प्रोफेसर एला एटकिंस के अनुसार स्पेसएक्स ने इंजीनियरिंग में जोखिम लेने और उससे सीखने की जिन परंपरा को जन्म दिया है वह अंतरिक्ष क्षेत्र में क्रांतिकारी है। स्पेसएक्स की यात्रा महज कुछ वर्षों में ही आश्चर्यजनक ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। साल 2012 में ड्रैगन कैप्सूल ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सामान पहुंचाकर इतिहास रच दिया। साल 2020 में क्रू ड्रैगन के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक आईएसएस के तक पहुंचाया गया। इसके साथ ही स्पेसएक्स वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ानों की दुनिया में अग्रणी बन गया। पुनः प्रयोग योग्य रॉकेटों फॉल्कन 9 और फॉल्कन हेवी की सफलता ने स्पेस लॉन्च की लागतों को 70% तक कम कर दिया। आज स्पेसएक्स केवल रॉकेट लॉन्च कंपनी नहीं बल्कि एक वैश्विक इंटरनेट सेवा प्रदाता भी है। उसके स्टारलिंक प्रोजेक्ट ने दुनिया को उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड देने की दिशा में अभूतपूर्व शुरुआत की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या स्पेसएक्स अजेय है? क्या एलन मस्क की कंपनी का कोई मुकाबला नहीं? हकीकत ये है कि वैश्विक स्तर पर कई प्रतिस्पर्धी अब इस दौर में शामिल हो चुके हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही खामोशी के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम चीन की अंतरिक्ष एजेंसी CNSA का है। चीन की सरकार द्वारा समर्थित यह संस्था न केवल लगातार चंद्र और मंगल मिशनों को अंजाम दे रही है बल्कि उसका दीर्घकालिक लक्ष्य है अमेरिका और निजी कंपनियों को तकनीकी और प्रौद्योगिकी स्तर पर पछाड़ना। चीन का अपना अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग पहले ही क्रियाशील है और इसकी मिशन आवृत्ति बहुत उच्च हो चुकी है। चांग-ई मिशनों ने चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानें भी वापस ला दी हैं। चीन की रणनीति भले ही पारदर्शिता से दूर हो, लेकिन उसकी तकनीकी क्षमताएं किसी भी निजी कंपनी के लिए खतरा बनती जा रही हैं। उसकी लचीली नीतियां सरकारी निवेश और अंतरिक्ष की दौड़ में अग्रसर रहने की राष्ट्र नीति स्पेसएक्स के लिए एक गंभीर चुनौती है। दूसरी तरफ एलन मस्क के पुराने प्रतिद्वंदी जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन भी कम महत्वाकांक्षी नहीं। धीरे लेकिन दृढ़ता से के मंत्र पर काम करने वाली इस कंपनी ने हाल ही में न्यू शेपर्ड की सहायता से कई सफल सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स की है। ब्लू ओरिजिन ने नासा के साथ भी हाथ मिलाया है। उनका लूनर लैंडर प्रोजेक्ट ब्लू मून अमेरिका के चंद्र मिशनों के लिए चयनित हो चुका है। बेजोस जो अमेजन के कारण दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों में से एक हैं, उन्होंने अंतरिक्ष पर दीर्घकालिक निवेश की रणनीति अपनाई है। भले ही ब्लू ओरिजिन ने अभी तक बड़े मिशन नहीं चलाए हों, लेकिन इसकी वित्तीय शक्ति और इंजीनियरिंग संसाधन स्पेसएक्स को आने वाले वर्षों में कड़ी चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सस्ती और विश्वसनीय अंतरिक्ष सेवाओं के लिए अपनी पहचान बनाई है। भारत ने हाल ही में चंद्रयान 3 की सफलता से दुनिया को चौंका दिया और अब गगनयान मानव मिशन की तैयारी में जुटा हुआ है। इसरो के अलावा भारत का निजी अंतरिक्ष क्षेत्र भी तेजी से उभर रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल, कॉस्मोस पिक्सेल और बेलेट्रिक्स जैसी कंपनियां छोटे उपग्रह और लॉन्च सेवाओं में दुनिया भर में निवेश आकर्षित कर रही हैं। भारत की INSpace संस्था ने अंतरिक्ष निजीकरण को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र को नया जीवन दिया है। अगर भारत अपने मिशनों को और तेज करता है और निजी कंपनियों को अधिक अवसर देता है तो वह वैश्विक कमर्शियल लॉन्च हब भी बन सकता है।
दूसरी तरफ यूरोप की एरियन ग्रुप, जो एरियन 5 और 6 जैसे रॉकेट्स बनाती है, एक पारंपरिक खिलाड़ी है जो स्थिरता और सटीकता के लिए जानी जाती है। हालांकि इसकी लागतें अपेक्षाकृत अधिक है और पुनः प्रयोग की दिशा में अभी तक बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। फिर भी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी लगातार नए नवाचारों की ओर अग्रसर है और ब्लू क्लास स्पेस स्टार्टअप्स के साथ भी गठजोड़ कर रही है। रूस की रोसकोसमोस अब सभी की तरह अग्रणी नहीं रही। यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंधों और तकनीकी संसाधनों की कमी के चलते इसकी अंतरिक्ष गतिविधियां सीमित हो गई हैं। सोयूज यान आज भी क्रूज ट्रांसपोर्ट में प्रयोग हो रहा है, लेकिन नवाचार और विकास की गति बहुत ही धीमी हो चुकी है। इन प्रतिस्पर्धियों के बीच एक बात समान है, हर कोई आने वाले दशक को अंतरिक्ष के स्वर्ण युग के रूप में देख रहा है। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे वित्तीय संस्थाएं अनुमान लगा रही हैं कि 2040 तक अंतरिक्ष उद्योग की वैश्विक अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन को पार कर पाएगी। इनमें सबसे बड़ा योगदान उपग्रह आधारित इंटरनेट, अंतरिक्ष पर्यटन, चंद्रमा और मंगल पर खनिज दोहन, माइक्रोग्रेविटी प्रयोगशालाएं और दीर्घकालिक अंतरिक्ष निवास जैसे क्षेत्रों का होगा। स्पेसएक्स अभी भी इस दौर में सबसे आगे है, लेकिन समय के साथ उनके सामने तकनीकी, आर्थिक और भू राजनीतिक चुनौतियां भी बढ़ेंगी। एलन मस्क की योजना है कि साल 2030 तक मनुष्य को मंगल ग्रह पर बसाया जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें न केवल रॉकेटों की सफलता दर बढ़ानी होगी, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से आगे भी रहना होगा। आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष की ये दौर किसी युद्ध की तरह नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और नवाचार का संगम बनकर उभरेगी और ये तय करेगा कि मानवता का अगला कदम अंतरिक्ष में किस दिशा में बढ़ेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द क्विक।